बात बंद करो। हाँ मैं कहाँ चालू, तुम उतने चालू खुद ही हो, इसे कहाँ चालू बोल दो ना, बोल दे रहे अम्मी से थोड़ा बात किया करो, ठीक है? बोल दो उसको, उसको क्या है, बोल दे, ऐसा नहीं बोलते, ऐसे तो बात करते हो, तमीज में रहा करो। हाँ टीका लगाने से सही शरीफ नहीं लगते हो टीका लगा के आ रहे हैं सब चीज, छत्रपति शिवाजी के वंशज बन रहे। एसी ऑन करिए। चलो बात बंद करो। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने बात कर लिया था साई स्क्वायर की, बात किया था कि क्या होता है साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स बताते थे, और उसमें से कुछ एक तो न्यूमेरिकल किया था, डेंजरस टाइप के पिक्चर थे, ठीक है? तो आज का पार्ट थोड़ा आसान रहेगा, ग्राफ पढ़ लेते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, चैप्टर खत्म कर देते हैं। अरे इसके ग्राफ देख लेते हैं जरा, बहुत ध्यान समझिएगा ग्राफ को। पहला ग्राफ बनेगा साई वर्सेस आर में, ठीक है? आर इज द रेडियल नोड, ठीक है? रेडियल नोड है। पहला ग्राफ होगा साई वर्सेस आर का। साई क्या है? वेव फंक्शन बताया आपको। इसमें सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल के लिए बात करेंगे, एस ऑर्बिटल का साई वर्सेस आर का ग्राफ कैसे कैसे बनता है। तो एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं आ पाएगा, बट हाँ आप देख के इस ग्राफ को प्रेडिक्शन कर पाओगे एग्जाम में कि कौन सा ग्राफ सही है, 1s का, 2s का, 3s का, ठीक है? डायरेक्ट और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है? एस ऑर्बिटल, देखो एस ऑर्बिटल का ग्राफ कैसे होता है बहुत ध्यान रखो। पहले मैं 1s का बनाऊं, क्या बना रहा हूं? साई वर्सेस आर, फिर बनाऊंगा साई स्क्वायर वर्सेस आर, ठीक है? तो अब देखो सबसे पहले मैं 1s के लिए बना रहा हूं, 1s के लिए पहला ग्राफ जरा समझिए, साई वर्सेस आर, ठीक है? तो 1s का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरह से, कुछ याद करो, जैसे पीडी ग्राफ होता था ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ वैसा। एक याद कर लो, बाकी सब याद करो, ठीक है? 1s का ऐसे होता है। और देखो ये लाइन यहाँ आर को क्यों नहीं कट किया, क्योंकि 1s में कोई रेडियल नोड होता ही नहीं। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, जो रेडियल नोड होता है आर एन, उसका फॉर्मूला होता है एन माइनस एल माइनस 1। ये रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है, किसके पास कितने रेडियल नोड होते हैं। तो बहुत ध्यान समझो, अगर मैं 1s में रेडियल नोड निकालूं तो n की वैल्यू क्या होगा? 1 हो गई, माइनस एल, एस सबसे लिए एल की वैल्यू 0, माइनस 1, क्या 0 आएगा? इसलिए ये लाइन आर को कट नहीं क्योंकि रेडियल नोड 0 है। बात समझा क्या? अगर बेटा मैं 2s के लिए बनाऊं, बहुत ध्यान समझना, 2s के लिए साइन वर्सेस आर में, तो अगर यहाँ रेडियल नोड निकालो जरा, n माइनस एल माइनस 1, तो 2 माइनस 0 माइनस 1, क्या एक नोड आया? तो एक बार ये ग्राफ ऐसे कट करेगा, ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो कट हुआ, यहाँ पे रेडियल नोड मिला। बात समझा क्या? अगला देखिए, अगर मैं 3s के लिए बात करूं, 3s के लिए साई वर्सेस आर, ठीक है? तो यहाँ जरा रेडियल नोड निकालो, 3 माइनस 0 माइनस 1 यानी 2, इन दो कट मिलना है। और ध्यान समझो, ये आपका था पहला कट, ये दूसरा कट, एक कट ये, एक कट ये, यानी यहाँ दो रेडियल नोड मिले। ये दिमाग लगा ग्राफ को समझोगे वहां पे, ठीक है? अगर मैं 4s के लिए बात करूं, साइन वर्सेस आर में, तो क्या हो जाएगा? रेडियल नोड 4 माइनस 0 माइनस 1 यानी 3, तीन कट मिलने दो। पहला कट तो ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिल जाएगा। एक कट, दो कट और तीन कट, ये 3 रेडियल नोड।
बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसे आप 5s का भी बना सकते हो, 6s का बना सकते हो, सेम रेडियल लोड निकालो। ये था साई वर्सेस आर। अब इसी में मैं सिखा दूंगा साई स्क्वायर वर्सेस आर। ठीक है, ये था आपका साई वर्सेस आर, 1s 2s 3s 4s। अब इसका साई स्क्वायर, अब कौन सा ग्राफ पढ़ूंगा समझ में आ गया? इसी बताऊं, जगह नहीं है तो जाऊंगा दिन को नहीं दिखेगा, ठीक है, मिटा दूंगा तो भी मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो साई स्क्वायर वर्सेस आर। अच्छा बताओ, अगर साई स्क्वायर हो गया, दिमाग खुद लगाना, साई स्क्वायर बताता था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यहाँ तो अब नोड मिलने वाले नहीं है। साई स्क्वायर क्या लिखवाया था मैंने, ये साई का कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन साई स्क्वायर का एक फिजिकल इंपॉर्टेंस था, वो बताता था कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब देखना क्या होगा, अगर किसी को मैं साई स्क्वायर वर्सेस, सारे ग्राफ चेंज कर दूंगा, साई स्क्वायर वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर, कुछ मत करो। अच्छा बताओ, अगर मैं साई का स्क्वायर करूंगा तो अगर नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहता है। इसका मतलब 1s का ग्राफ में तो कोई चेंज आएगा ही, यही रहेगा। अब 2s में क्या करो, कुछ मत करो, ये कट है ना, नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर दो, इसको यहां से मिटाओ, इसको जरा ऐसे घुमा, हो गया, नेगेटिव को पॉजिटिव में ले गया, साइन स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ना। इधर कट करके नीचे गया तो नेगेटिव पार्ट था, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, घुमा के ऐसे ले आया। अब इधर देखो 3s में कुछ मत करो, ये नेगेटिव पार्ट है, इसको मिटाओ, इसको जरा ऐसे कर दो बस। यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव कर दो, ये नेगेटिव था, समझा क्या? एकदम आसानी समझा दिया कैसे काम बनाते, बात समझा ना? तो साई वर्सेस आर ही बता दिया, साई स्क्वायर वर्सेस आर बता दिया, किसके लिए, एस ऑर्बिटल के लिए, समझ में आया? ठीक है, साई स्क्वायर देना कोई वैल्यू नेगेटिव में आएगी नहीं, सब पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साई स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, वहां नोड आएंगे ही। समझ में आ रहा है? अगला आता है बेटा पी ऑर्बिटल के लिए, बात करते हैं जरा। पी ऑर्बिटल समझ में आ रहा है कुछ? समझने लायक टॉपिक भी नहीं। अब आते हैं बेटा पी ऑर्बिटल के लिए। पी ऑर्बिटल के लिए पहले क्या, साई वर्सेस आर का ग्राफ देखेंगे, फिर साई स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, बस साई वर्सेस आर समझ में आ गया तो स्क्वायर में कुछ नहीं करना, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर देना है बस। अब देखो स्टार्ट करते हैं 2p, 1p तो बनाएंगे नहीं, 1p तो होता ही नहीं। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से इसका एक ग्राफ याद करना है, ये इसका सब याद हो जाएगा। मान लो ये साई है और ये आर है, इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसा होता है कि ऐसे आप यहाँ स्टार्ट करिए, कुछ ऐसा, न्यूक्लियस को तो नोड मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा इसका, इस तरह का ग्राफ होगा 2p का। और अगर मैं 3p बनाऊं, बहुत ध्यान समझना, क्योंकि 2p में बहुत ध्यान समझो बेटा, 2p में अगर मैं आपको रेडियल लोड निकालूं, दिमाग लगाओ, n माइनस l माइनस 1, n कितना 2, p सब सेल के लिए l की वैल्यू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, कोई लोड नहीं आया, कहीं कट नहीं हुआ आपने। ठीक है, अब अगर मैं 3p की बात करूं, साई वर्सेस आर, तो रेडियल लोड निकालूंगा 3p में, 3 माइनस 1 एक रेडियल लोड आएगा, एक बार ये कट मारेगा यहाँ, ये हुआ, हो गया, बस एक कट यहाँ पे आ गया, चला गया, नहीं रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा आपका 4p बना लो, साई वर्सेस आर, पहले रेडियल लोड निकाल लो, n माइनस l माइनस 1, n कितना 4 माइनस 1 माइनस 1 2 आएगा क्या, इसका बहुत ध्यान रखना कैसे है, एक कट दो कट ऐसे, तो रेडियल लोड आ गया ना, समझ में आ रहा है ना? अगला देखिए, अगर यहाँ पे मैं 5p बना दूं, आई और आर, कितने रेडियल लोड आएंगे, 5 माइनस 1 माइनस 1, कितना आएगा 3। इसका मतलब बेटा देखो, एक दो ये एक दो, बराबर ना, ये हो गए आपके। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है, जो जो 2p के लिए साई और आर का ग्राफ है, वही ग्राफ जो है ना वो 3d के लिए काम करेगा, और वही ग्राफ आपका 4f के लिए भी काम करेगा। ये इंटरेस्टिंग बात है, जो 2p के लिए बनाया वही 3d का भी होगा, वही 4f का भी होगा। ठीक है, और जो मैंने 4p का बनाया वही आपका 5d का होगा और 6f का होगा। जो मैंने 3p का बनाया वही आपका 4d का होगा और आपका 5f का होगा। बात समझा ना? 5f, जो 5p है वही आपका 6d होगा और 7f होगा, सेम ग्राफ होगा। तो जो 2p का है वही 3d का ग्राफ होगा, चेक कर लो ना, 3d में अगर रेडियल लोड निकालो 3 माइनस 2 माइनस 1 0। बात समझा क्या? ये सेम ग्राफ होंगे, मैंने 2p सिखाया, 3d का भी सेम ग्राफ, 4f का भी सेम ग्राफ। बात समझा? अब अगर इसी का स्क्वायर कर दे तो क्या होगा?
अगर मैं सारे ग्राफ को साई स्क्वायर वर्सेस आर बना दूं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा बताओ। हाँ एक बात और समझ लो, तुम्हें लगा कि सर ये साई वर्सेस आर का ग्राफ ये है, तो हम कैसे पहचानेंगे 2p 3d? क्या सेम ग्राफ आएगा? बिल्कुल सेम ग्राफ आएगा, बट पीक्स थोड़ा डिफरेंट आएंगी। 2p की पीक्स ये पहले मिल जाएगी, 3d की पीक्स थोड़ा बाद में मिलेगी, और 4f की पीक और बाद में। यानी अगर मैं एक साथ ग्राफ बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे साई वर्सेस आर का एक साथ ग्राफ बनाऊं, बहुत ध्यान समझना, तो ये आपका 2p का होगा, ये आपका 3d का हो गया, ठीक है, और ये आपका यानी 2p का है, ये 3d का है, ये 4f का। बस 2p की पीक पहले मिल गई, 3d की पीक थोड़ा बाद में मिली तो दूर है, और 4f की पीक और बाद में। एक ग्राफ में अगर तीनों को दिखाया जाए तो तीनों का वो सेम टाइप का ग्राफ है, बात समझा ना? ठीक, तो यहाँ पे क्या पीक्स पहले मिल गई 2p की, फिर 3d की, फिर 4f की, अगर एक साथ बनाया जाएगा। अब अगर इसका स्क्वायर वाला ग्राफ बनाओ, क्या होगा बेटा? जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर दो, खत्म कहानी। याद कुछ है ही नहीं। यहाँ पे इसको क्या कर दो, उठा के ऐसे हो गया, इसको यहाँ पे ये ऐसे, इसको पहले इसको ऊपर करो, फिर इसको ऊपर करो, हो गया खत्म। साइन स्क्वायर वर्सेस पी का समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा, एक और ग्राफ आता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वर्सेस आर का ग्राफ। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वर्सेस आर का ग्राफ, मैंने पहले बोला था बेटा ये थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक है, और जितना बता रहा हूं उतना पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, तो शॉर्टेंजर वेरिएशन क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। वर्सेस आर, अब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर वर्सेस आर, इसको बोलते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर वर्सेस आर, और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं डी फंक्शन। डी फंक्शन, तो आपको डी फंक्शन वर्सेस आर का ग्राफ पूछेगा, डी फंक्शन वर्सेस आर का ग्राफ पूछेगा। तो अगर बहुत ध्यान समझो, अगर मैं 1s का बनाता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। डी फंक्शन में आपको ग्राफ सब एक ही टाइप के दिखेंगे, पीक्स के तौर पे दिखाना होगा। जैसे मान ली मैं 1s का बनाऊं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं डी फंक्शन, और यहाँ पे लिख रहा हूं आर, ठीक है। चलो भाई देखो, अगर 1s के लिए बोले डी फंक्शन, देखो 1s का ग्राफ बना रहा हूं, डी फंक्शन का बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ होता है, ठीक है, 1s के लिए। अब मान लो 2s का ग्राफ बनाना चाहते हो, डी फंक्शन 2s, डी फंक्शन वर्सेस आर, यहाँ डी फंक्शन वर्सेस आर, कुछ मत करो, ये पहला आपने ऐसा बनाया, दूसरे की पीक थोड़ा बड़ी कर दो बस। अब 3s के बनाओ, तीसरे की पीक थोड़ा और बड़ी कर देना, खत्म था, ठीक है। ऐसी पहचाने का तरीका होता है, बट काम की बात क्या है, जो 1s का होता है ना डी फंक्शन वर्सेस आर, वही ग्राफ होता है 2p का, वही ग्राफ होता है 3d का, और वही ग्राफ होता है 4f का, सबके लिए सेम ग्राफ है, ठीक है। जो 2s के लिए होगा वही होगा आपका किसका, 2p के लिए वही आपका, सॉरी 2s हो गया ना, तो ये 3p पर 3p, और ये 4d, और ये 5f, बराबर ना। और अब देखो कितनी पीक्स होंगी अपने आप पर, एक साथ में ग्राफ बनाओ, मान लो सब तीनों का ग्राफ सेम है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, पीक्स कहाँ आएंगी, थोड़ा दूर दूर आएंगी बस, और कुछ नहीं। यानी अगर एक ही कर्व में सिखाऊं मैं कि डी फंक्शन वर्सेस आर, ऐसे समझो, ये 1s, ठीक है, ये आपका 2p, ये 3s, यानी कि 1s का p, 2s 2p का, 3d का 4f, यानी पीक्स क्या हो जाएंगी, दूर होती चली जाएंगी, बाकी ग्राफ तो बिल्कुल सेम आएगा।
और नंबर ऑफ पीक्स डी फंक्शन वर्सेस आर में नंबर ऑफ पीक्स पूछ रहे डायरेक्ट, बताइए 5f में कितनी पीक्स बनेंगी। तो सिंपल सा फार्मूला होता है आपका नंबर ऑफ पीक्स इक्वल टू n माइनस l। अगर मान लो मुझे पूछा 5f में कितनी पीक्स बनेंगी, तो n कितना है आपका 5, f सबसेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 3 ना, कितनी पीक आई 2, क्या ये 2 ही पीक है, बात समझा ना। तो n माइनस l इक्वल टू नंबर ऑफ पीक्स होती है। कहानी समझ में आ गई, खत्म हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इतना ही था जो था, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एंगुलर नोड, रेडियल नोड इसे निकाल लोगे ना। रेडियल नोड का फॉर्मूला बोलो n माइनस l माइनस 1, ठीक है। एंगुलर नोड होता है l और टोटल नोड होता है n माइनस 1। ध्यान रखिएगा, टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नोड होता है बेटा n माइनस 1। रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड पूछे तो n माइनस l माइनस 1, और अगर एंगुलर नोड पूछे, एंगुलर नोड होता है s। इससे का तो क्वेश्चन कर लो, मान लो 2s के लिए बोला टोटल नोड निकालो, n माइनस 1, n क्या है 2, 2 माइनस 1 यानी 1। रेडियल नोड 2 माइनस 0 माइनस 1 यानी 1। और l क्या होगा बेटा, s सबसेल की l की वैल्यू क्या होती है 0, तो एंगुलर नोड 0। मतलब देखो 2s में टोटल नोड एक ही है, तो वो एक नोड कौन सा है, रेडियल नोड, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 3p में टोटल नोड बताओ n-1 यानी 3 माइनस 1 यानी टोटल नोड 2 है। अब हो सकता है दोनों रेडियल हो सकता है दोनों एंगुलर हो, या हो सकता है एक रेडियल एक एंगुलर हो। भगवान जाने आई रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1 कितना आएगा 1, और l के लिए किसका l की वैल्यू 1। इसका मतलब टोटल नोड 3p में 2 है, जिसमें से एक रेडियल है एक एंगुलर है। समझ पा रहे हो क्या, एक रेडियल नोड है दूसरा एंगुलर नोड। मैं बोलूं भैया 4d में बताइए टोटल नोड, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। टोटल नोड कितने होंगे, तो n 4 माइनस 1 यानी 3 होंगे। रेडियल नोड n कितना 4 माइनस 2 माइनस 1 यानी कितना 1, और d सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 प्लस 1 d। समझा, एक यही टाइप का क्वेश्चन सिंपल सा, टोटल नोड, एंगुलर नोड और रेडियल नोड, ठीक है। बस जो बचा था वो भी कर दिया। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आई होप आपको नोट्स मिल चुका होगा अब तक, ठीक है। आप पढ़ते रहिए। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग। अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा है ना, उसको क्या सर्जरी तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्या करोगे, जितना पढ़ा है उतना समझ के उतना काम होता है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से एक नया चैप्टर है अपना केमिकल बॉन्डिंग, और ये भी बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बोला जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा एंट्रेंस एग्जामिनेशन बनी रहती है। ये कभी किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन के साथ आता नहीं है। नीट हो 3 से 4 क्वेश्चन, यानी कम से कम 12 नंबर या 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, ठीक है। आईआईटी में कम से कम 2 क्वेश्चन 100% फिक्स है, केमिकल बॉन्डिंग से आते हैं। ध्यान रखिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है, 2 से कम तो आएगा ही नहीं, गारंटी। 8 नंबर तो लेके आएगा, बट कभी कभी होता 2016 नीट में जैसे उसमें 5 क्वेश्चन आए थे केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है। हाँ 3, 4, 5 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे गारंटी, जितना पढ़ा दूंगा और उतना ध्यान सुन लोगे तो, ठीक है। जितना बोलूंगा उतना सुनते जाओगे, तो शायद सिंगल क्वेश्चन तुम्हारे ना रुके, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे जाके दुनिया की कोई भी बुक सॉल्व कर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का एकदम बेसिक वाला इंट्रोडक्शन लेते हैं बेटा। अपने को पता है आयनिक बॉन्ड पढ़ना है सबसे पहले, बट पहले इंट्रोडक्शन बना ले केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। तो देखो बॉन्ड का मतलब होता है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेसिकली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर 2 चीजों के बीच बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको बोलते हैं हम बॉन्ड, बात समझा ना।
हमारे तुम्हारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड इमोशनल बॉन्ड। ठीक है, हम लोग इमोशंस के थ्रू जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, और तो केमिकल स्पीशीज में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। बात समझा ना? तो केमिकल बॉन्ड का मतलब इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच हेल्ड मोर देन वन केमिकल स्पीशीज टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल। सिंपल सी साधारण सी डेफिनेशन। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच हेल्ड मोर देन वन केमिकल स्पीशीज। हो सकता है वो एटम्स हो सकता है वो आयंस हो। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो स्पीशीज के बीच में बेटा बहुत ज्यादा है तो बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग है। ठीक है, बहुत कम है तो बॉन्डिंग बड़ी वीक है। बात समझा ना? जैसे हमारे तुम्हारे बीच में अगर मेरी बात तुमको बहुत अच्छे समझती है तो हमारे तुम्हारे बीच में केमिकल बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, जो काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है ना, जो वंडर वॉल और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। वंडर वॉल हाइड्रोजन होता है, कोई दूसरा टीचर आके मुझे भगा देता है। बात समझा क्या? तो हमारे तुम्हारे बीच में केमिकल बॉन्ड बना है जिसको तोड़ने के लिए बड़ी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगे। कोई दूसरा टीचर आए बड़ा कम से कम मेरे टक्कर का तो होना चाहिए। ठीक है, 42 किलो जूल ज्यादा एनर्जी आना चाहिए। बात समझा क्या? तो केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है बेटा इट इज बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच हेल्ड मोर देन वन केमिकल स्पीशीज टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। नोट्स भेज दूंगा एज सच डेफिनेशन लिखी है। हां, कुछ चीजें एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा उसको आप कॉपी में लिख लेना। जो बताऊंगा भाई ये नोट्स में अवेलेबल नहीं, इसको छाप। ठीक है, जैसे कुछ सॉल्युबिलिटी के कांसेप्ट बताऊंगा, कुछ लैटिस एनर्जी के कांसेप्ट बताऊंगा, उसको बता दूंगा लिख लो। ये कुछ नए क्वेश्चन 1-2 साल में आए हैं उसको यहां कवर करूंगा। तो सुनो, तो केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है बेटा? अगर मैं डेफिनेशन करूं, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which held मुझे बात नहीं होनी। केमिकल बॉन्ड, ठीक है, ये एक तरह का बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक से अधिक केमिकल स्पीशीज को आपस में बांधे रखता है। ठीक है, अच्छा अब बात आता है व्हाट आर द नीड टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। क्या जरूरत है एटम्स को केमिकल बॉन्ड बनाने? क्या वो अकेले कुछ नहीं है? ठीक है भाई, बॉन्डिंग क्यों करता है आदमी? खुश रहने के लिए, है ना? आइए, सो रीजन फॉर केमिकल बॉन्ड। तुम लोग बॉन्ड बनाने के चक्कर में घूमते रहते, कुछ एक से ज्यादा बॉन्ड रहते हैं। रीजन फॉर केमिकल बॉन्डिंग, सुनो रीजन फॉर केमिकल बॉन्डिंग। रीजन क्या होता है बेटा केमिकल बॉन्डिंग? तो जो फ्री एटम्स होते हैं ना बेटा वो अनस्टेबल होते हैं। मेरी बात सुना, लॉजिक अच्छा है। फ्री एटम्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, फिर उनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। जब वो मिलकर बेटा मॉलिक्यूल बनाते हैं ना उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। ठीक है, जब एटम्स जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। जब वो पास आके बेटा जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं ना उनकी एनर्जी कम हो जाती है। और नेचर का एक रूल है, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ये कई बार बोल चुका होगा सर अपने लेक्चर में कि अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो भाई फ्री एटम्स क्या थे? बहुत ज्यादा एनर्जी थे, बहुत ज्यादा एनर्जी थी उनकी, तो अनस्टेबल थे। जो पास आ रहे हैं तो एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं और एक डेफिनेट डिस्टेंस पे आके जुड़ जाते हैं जब मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और जब मॉलिक्यूल बनता है ऐसा देखा गया बेटा कि हाइड्रोजन एटम की एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन जब H2 मॉलिक्यूल बना उसकी एनर्जी कम आ गई। तो दिमाग लगाया साइंटिस्ट ने, भाई इसका मतलब केमिकल बॉन्ड के बनते समय एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। इसका मतलब कोई पूछे व्हाट आर द रीजन टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो एक लाइन का सटीक आंसर है टू गेन स्टेबिलिटी। खत्म, उसका कुछ बोलना ही नहीं। अब वो आगे खुद समझे क्या होता है। बात समझा ना? तो आप बोलोगे टू गेन स्टेबिलिटी। जब भी बॉन्ड बनता है बेटा तो स्टेबिलिटी गेन। ठीक है, अब जरा सुनो, अब एटम्स स्टेबिलिटी गेन के लिए क्या करते हैं बेटा? या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। लूज या गेन करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, शेयर करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। बात समझा क्या? तो रीजन फॉर केमिकल बॉन्ड टू गेन, फ्री एटम्स आर जनरली अनस्टेबल। फ्री एटम्स कैसे होते हैं बेटा? अनस्टेबल होते हैं। तो मान लीजिए एक एटम ये है, एक एटम ये है। ठीक है, ये दोनों एटम है बेटा, ये दोनों क्या करेंगे? पास पास आएंगे और एक फिक्स डिस्टेंस पे आके आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ये बन गया मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। और ये है बेटा एटम्स। अब एटम्स की एनर्जी क्या है बेटा? ज्यादा है, ज्यादा है, इसलिए ये क्या है? अनस्टेबल है।
लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल्स बनना देखा गया इसकी एनर्जी काफी कम है और एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी इसकी क्या है, ज्यादा है। बात समझा क्या, ध्यान रखिएगा। तो जो फ्री एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल होते हैं, उनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। फ्री एटम्स आर अनस्टेबल, दे प्रेफर टू गेन स्टेबिलिटी बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। एक ये रीजन हुआ। ऐसा आप लिख सकते हो, अगर बोला कि रीजन को एक्सप्लेन करें तो आप लिख सकते हो कि वी नो दैट द फ्री एटम्स हैविंग हाई एनर्जी, तो फ्री एटम्स आर अनस्टेबल, दे प्रेफर टू गेन स्टेबिलिटी बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कि रीजन फॉर केमिकल बॉन्डिंग एक और हो सकता है बेटा कि टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। भाई सब हर एटम चाहता है कि वो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। भाई सबकी निगाहें कहां पे है, इनर्ट गैस की तरफ। भाई ये रिएक्शन क्यों नहीं करते, ये इतने स्टेबल क्यों है, हमको भी वही बनना है। तो किसी ने बताया भाई सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, बताओ क्या कर सकते हो। बोला अच्छा ये लो चाहे, चलो अब गेन करेंगे, लूज करेंगे, शेयर करेंगे और 8 करेंगे। बात समझा क्या, इसका मतलब सब एटम की निगाहें किस पे है, इनर्ट गैस पे। भाई वो कोई जाता है सीधे हाथ दिखा देता है, रिएक्शन नहीं करता, ऐसा क्यों। तो रीजन बताया भाई सब उसके बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए वो रिएक्शन नहीं करता। भाई लुईस ने बताया था ऑक्टेट का रूल, तो बोला कि यानी हर एटम चाहता है कि उसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और उसी 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए हो सकता है वो लूज करके 8 इलेक्ट्रॉन करना चाह रहा हो सकता है इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 होना चाह रहा हो, या शेयर करके 8 होना चाह रहा हो, और इसी चक्कर में केमिकल बॉन्ड बनते चले जा रहे हैं। बात समझाना, पहला रीजन तो ये हो गया टू गेन स्टेबिलिटी, और दूसरा क्या बोल सकता हूं, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। हालांकि इतना प्रॉपर रीजन नहीं होगा क्योंकि आगे देखो कि कितना सारे रूल्स फेल हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हो जाएंगे जो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख के बैठे, कुछ ऐसे हैं जो 8 से कम इलेक्ट्रॉन रख के बैठे हैं फिर भी स्टेबल है, जैसे BF3 BCl3 ये सब, ठीक है, सब पढ़ेंगे हम लोग। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग होती है, या सीधा सा रीजन बताना टू गेन स्टेबिलिटी। कोई समझे भाई समझ में नहीं आ रहा उससे बोल देना भैया एटम जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। जब दो एटम क्लोज आते हैं तो एक डेफिनेट डिस्टेंस पे वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, बहुत जरूरी नहीं दो एटम जब सटा दो तो बॉन्ड बन गया, ठीक है, भाग जाएंगे एक दूसरे से। बात समझा क्या, तो एक डेफिनेट डिस्टेंस पे ही आके बॉन्ड बनता है जिसको अपन लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। जरा समझो कैसे बनता है। देखो बॉन्ड बनने के लिए क्या जरूरी है, मान लो बेटा मैं इतना मोटा आदमी हूँ, इस तरह हिंड्रेंस मेरा इतना ज्यादा है, ठीक है, जरा समझो। मान लो बेटा एक एटम ये है, ठीक है, और अगला एटम ये है। अब बॉन्ड कैसे बनता है बहुत ध्यान से। मान लो इस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये न्यूक्लियस है। जब दो एटम पास पास आते हैं ना बेटा, उनमें कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं और कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं, बराबर, बहुत ध्यान समझना। क्या न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में दोनों पास आएंगे तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या रिपल्शन होगा, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, यानी रिपल्सिव फोर्स है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन होगा, ये क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे बेटा, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉन में भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये कुछ रिपल्सिव फोर्स, जब दो एटम पास पास आ रहे हैं तो बेटा दोनों एटम के न्यूक्लियस न्यूक्लियस में तो रिपल भी तो करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी तो होगा, इनमें भी तो रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन कैसे होता है, इस इलेक्ट्रॉन का इसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होगा, क्या ना, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन का इसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होगा, क्या क्या हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, क्या, ठीक है, इसके लिए, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, क्या, इतने फोर्सेस साथ में चल रहे हैं। मतलब जब दो एटम पास पास आ रहे हैं उनके न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, रिपल्शन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, रिपल्शन। लेकिन इसके पहले वाले एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले के न्यूक्लियस से, और दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन पहले वाले के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बॉन्ड कब बनेगा, जब अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम हो जाए रिपल्सिव फोर्स से। जब अट्रैक्टिव फोर्स, अगर रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया अट्रैक्टिव से, तब तो एटम दूर चले जाएंगे ना। अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर गया अट्रैक्टिव फोर्स, बहुत ध्यान समझना, अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो गया अट्रैक्टिव फोर्स से, ठीक है, तब तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर रिपल्सिव फोर्स ओवरकम हो जाए अट्रैक्टिव फोर्स से, ओवरकम बराबर हो जाए,
ठीक है, तो उसी पॉइंट पे बॉन्ड बनता है, उसी पॉइंट पे बॉन्ड बनता है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर रिपल्सिव फोर्स यानी अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से बहुत ज्यादा हो जाए तब भी बॉन्ड बनता है, लेकिन क्या होता है मतलब बॉन्ड दूर जाने लगेंगे, क्योंकि अट्रैक्ट क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत बढ़ गया, दो एटम को बिल्कुल चिपका भी दोगे ना तब भी गड़बड़ हो जाएगा ना, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, बिल्कुल पास आ गया, बिल्कुल पास आ गया तो क्या फिर से रिपल्सन नहीं स्टार्ट हो जाएगा क्या, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में, ठीक है, तब फिर बॉन्ड बनना बंद हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। जरा समझिएगा, हालांकि समझिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आंसर को पहले पढ़िएगा, हो सकता है ये वाला आंसर न दिया, यही वाला सही करना पड़ेगा मजबूरी में। नॉर्मली तो क्या होता है, बॉन्ड तब बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को कंपनसेट कर जाए, ठीक है, तब क्या होगा, उसी डिस्टेंस पे आके बॉन्ड बनता है। अगर फर्दर तुम अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ाने लगोगे तो फिर रिपल्सन डोमिनेट करेगा और बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन कुछ बुक्स में लिखा रहता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन तब होता है जब अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव ज्यादा होता है, सही बात, पहले तो ज्यादा होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, काउंटर बैलेंस करते दोनों फोर्स। लेकिन ध्यान रखना अगर ये वाला ऑप्शन है तो ये बेटर ऑप्शन, ये नहीं है तब इस पे जाइएगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं एक ग्राफ से समझाता हूँ तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। समझो, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ लेता हूँ, इन दो एटम के बीच में डिस्टेंस, और ध्यान समझना इस ग्राफ को, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, बहुत ध्यान समझना, अभी मान लो यहाँ पे दोनों एटम दूर दूर, दोनों एटम दूर दूर, काफी ज्यादा हिस्से में आर बढ़ रहा है ना, अभी दोनों एटम दूर दूर है, हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को पास पास लाएंगे, मतलब दोनों के बीच की दूरियां क्या करेंगे, कम करेंगे, बॉन्ड बनाने का प्रयास करेंगे। और अपने को पता है जब भी बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, यानी एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है। अब बहुत ध्यान से समझना, ये पोटेंशियल ग्राफ है, अब मैं दोनों को पास लाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पास लाऊंगा तो एनर्जी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, फिर अचानक से बढ़ गई, मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान समझो, इस पॉइंट पे आके अगर मैं इसको बढ़ा लूं तो इस पॉइंट पे आके क्या एनर्जी मिनिमम है, अरे भैया ऊपर चलने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना, इस पॉइंट पे आके क्या है, एनर्जी आपकी मिनिमम है, यानी बस यहीं पे क्या हुआ है, बॉन्ड बन गया, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड क्या हो गया है, बन गया। अब बहुत ध्यान समझो, यहाँ जब तुम इनको करीब ला रहे थे दोनों को, तुम क्या कर रहे थे बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स को बढ़ा रहे थे, अट्रैक्टिव फोर्स को तुम क्या कर रहे थे भाई, आप क्या डिस्टेंस कम कर रहे हो, डिस्टेंस कम कर दोनों क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, लेकिन अभी बॉन्ड बना नहीं है, अभी बॉन्ड क्या हुआ है, बना नहीं है, तो इस जगह पे बॉन्ड बन गया क्योंकि एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे, मिनिमम, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज होते 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 यहाँ मिनिमम हुई ना, इसका इसी पॉइंट पे क्या बना, बॉन्ड बन गया, इसका मतलब ये जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, इसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी, यानी बॉन्ड बनते समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड तो यही बनाना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स इज ओवरकम बाय रिपल्सिव फोर्स, भाई पास ला रहे हो पास ला रहे हो पास ला रहे हो, एक जगह पे आके डेफिनेट डिस्टेंस पे आके क्या हुआ, बॉन्ड बना लिए। अब अगर तुम, अब देखो ये क्यों बढ़ी एनर्जी, अब तुम देखो आर तो और कम कर रहे हो ना, आर घटाते ही जा रहे हो, अब बॉन्ड बनने के बाद भी तुम सोच रहे हो चलो और करीब लाते हो, तो अगर बहुत ज्यादा करीब लाओगे तो इनके न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, रिपल्सन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, इस तरह की एनर्जी शूट अप हो गई, बढ़ गई, बात समझा ना। तो बॉन्ड आपका यही पे बना है, जब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्या हो गया, कंपनसेट, और ये डिस्टेंस, ये जो एनर्जी क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का मतलब जब मॉलिक्यूल में, इन मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल का मतलब पक्की बात बॉन्ड बन चुका है, अगर मॉलिक्यूल में बॉन्ड बन चुका है, दो किसी मॉलिक्यूल में दो एटम की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है ना बेटा, इसी को अपन लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। भाई इसका दो एटम इतने ही करीब आ सकते हैं, बस इससे ज्यादा करीब करूंगा तो फिर से रिपल्स हो जाएगा, मतलब समझना, ऐसा जरूरी नहीं दो एटम को चिपका दो तो बॉन्ड बन जाता है, बात समझा ना। बॉन्ड का एक डेफिनेट डिस्टेंस पे ही बनता है, उससे ज्यादा करीब लाओगे दोनों के न्यूक्लियस क्या आने लगेंगे, और करीब, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या होने लगेगा, रिपल्शन, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। और तभी बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्स इस पर डोमिनेट करता है, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जा रहा है, किससे, रिपल्सिव से, क्योंकि हमको करीब ला रहे हैं, और यहाँ क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया किससे, अट्रैक्टिव फोर्स से, बराबर है, क्योंकि और करीब लाओगे तो रिपल्शन होगा, समझ में आ गया। तो बॉन्ड इसी पॉइंट बनता है, इसको बोलते हैं क्या, बॉन्ड एनर्जी, इस मिनिमम एनर्जी में बॉन्ड बन जाता है, या बॉन्ड बनते समय, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि बॉन्ड, दिमाग रखो, बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस,
जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि दिमाग लगाना यार, बॉन्ड बन क्यों रहा है? टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब एनर्जी क्या होगी? कम। एनर्जी कम कैसे होगी? जब एनर्जी रिलीज हो जाए। अगर मैं एनर्जी दे दूंगा तो मैं एनर्जी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूंगा ना। तो अगर कुछ होते समय अगर एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। बात समझा ना? इस बात समझिएगा। तो बॉन्ड एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जब मॉलिक्यूल बनता है तो जितनी एनर्जी रिलीज उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? द इंटरन्यूक्लियर, द मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। द मिनिमम क्यों बोल रहा हूँ? इससे कम अगर कर दोगे तब फिर से रिपल्सन। समझ पा रहे हो क्या? द मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। बात समझा क्या? द मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस in an atom in a molecule is called bond length. And what is bond energy? Amount of energy released during bond formation is called bond energy. समझ में आ रहा है क्या? ये होता है फैक्टर कैसे बॉन्ड बनता है। कोई डाउट है इतने में? बॉन्ड लेंथ भी समझा दिया। जब भी बॉन्ड बनता है तो दो एटम के बीच जो मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। मिनिमम क्यों बोला? इससे मिनिमम मत कर देना, इससे करीब लाओगे फिर से रिपल्सन होगा, अब बॉन्ड आपका बेकार हो जाएगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा। मतलब दो एटम को बिल्कुल चिपका देने से बॉन्ड नहीं बनता। बात समझा ना? चिपकने से बॉन्ड नहीं बनता, तुम लोग भी समझो। ठीक है, चलो भाई ये बात हो गई। अब अच्छा, अब बॉन्ड्स को मैं क्लासिफाई करता हूं, कैसे बॉन्ड्स बनते हैं। देखो जितने भी बॉन्ड्स होते हैं ना बेटा, बहुत ध्यान समझो। बॉन्ड्स को मैं दो तरीके से क्लासिफाई करता हूं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग में अपने को पढ़ना है चार बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे चार है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड का एक दूसरा नाम है, आप जानते होंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा है बेटा मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड। ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब बात आती है इसका क्लासिफिकेशन हो कैसे रहा है, कैसे डिसाइड किया गया बेटा? तो बॉन्ड एनर्जी से डिसाइड किया गया। अगर किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अगर 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 42 किलो जूल पर मोल से, यानी एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर हमें 42 किलो जूल पर मोल ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, इसका मतलब वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में। ठीक है, 42 से कम जिसमें लगते हैं उसको वीक बॉन्ड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वीक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड में भी दो होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा वान डेर वाल बॉन्ड। पढ़ाया है समन स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड वो होते हैं जहां पे 8 to 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। 42 के ऊपर आ गया तो केमिकल बॉन्ड। वान डेर वाल होता है जहां लेस देन 8 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना, वो मोर देन 42 किलो जूल पर मोल, यानी से डिसाइड किया गया कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा। अगर किसी बॉन्ड को, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको अगर 42 किलो जूल से ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और इसका मतलब वो क्या है? केमिकल बॉन्ड। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वही केमिकल बॉन्ड है। तो चैप्टर में मैं उधर चीज पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, क्योंकि हम तो केमिकल बॉन्ड चैप्टर का नाम डाले ना, केमिकल भी यही है। बात समझा? ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही केमिकल बॉन्ड है, इसी को केमिकल बॉन्ड बोलना है। अब वीक बॉन्ड में दो होता है बेटा, एक होता है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा होता है बेटा वान डेर वाल बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी होती है 8 to 42 किलो जूल पर मोल। 8 से लेकर 42, क्योंकि आपको पता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ कम। मैंने सब पढ़ाया है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो 8 to 42। अब हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो तरह के याद करो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब टॉपिक पढ़ा चुका हूं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड
एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये दो तरह है। अगर बिटवीन द मॉलिक्यूल तो इंटर था, विद इन द मॉलिक्यूल तो इंट्रा था, ठीक है। इसमें भी होते हैं, देखो बेसिकली यहाँ पे 3 होते हैं, हमने 5 वहां पढ़ाया है, पर ध्यान रखना जो आयन डाइपोल होता है ना, आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, दे आर नॉट रिगार्डेड एज वैन डर वाल बॉन्ड। मतलब उसको केमिस्ट्री क्या बोलती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, इसीलिए वहां हमने 5 पढ़ाया है। बट ट्रू क्या है, जो आयन डाइपोल होते हैं और डाइपोल आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, उनको ट्रू वैन डर वाल नहीं बोला जाता। ट्रू वैन डर वाल केवल 3 होते हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड लंदन फोर्स, यही 3 ट्रू वैन डर वाल होते हैं। उनको वैन डर वाल कैटेगरी में रखते हैं, बट ट्रू वैन डर वाल नहीं है। इसको क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी फिंगरटिप से सॉल्व किया तो पूछ लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू वैन डर वाल बॉन्ड। आयन डाइपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल ट्रू वैन डर वाल बॉन्ड नहीं होते, ध्यान रखें। वैन डर वाल बॉन्ड 3 होते हैं, अपना पहला डाइपोल डाइपोल, जीपीडीपी पढ़ाया तो है, डाइपोल डाइपोल, उसको अपन लोग कीजम फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आईडीपी, ठीक है, इसको अपन लोग डिवाई फोर्स भी बोलते हैं। और तीसरा अपना लंदन फोर्स, इसको आईडीपी भी बोल सकते हो, इंड्यूस्ड डाइपोल या फिर लंदन फोर्स। ये कुछ आपके वीक वैन डर वाल फोर्स है। वैन डर वाल बॉन्ड वो होते हैं जिनकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो लेस देन 8 किलो जूल पर मोल हो। और यहाँ पे समझिएगा, आयन डाइपोल हैशटैग है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल do not regarded as van der Waal force, टू van der Waal, क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। बात समझा? ये था पूरा क्लासिफिकेशन बॉन्ड, ठीक है। 2 तरह के बॉन्ड होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ही अपन लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसको बोला गया जिसकी बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है। ऐसे बॉन्ड जिनको तोड़ने के लिए तुमको 42 से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है किलो जूल से, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जहां 42 से कम देनी पड़ रही है, वीक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड में भी 2, हाइड्रोजन एंड वैन डर वाल। हाइड्रोजन का रेंज, ठीक है, 8 to 42 किलो जूल, और वैन डर वाल लेस देन 8 किलो जूल पर, ठीक है। और केमिकल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग। यानी अपने को यही 3 चीजें पढ़ना है, यही 4 बॉन्ड अपने को पढ़ना है। इसी 4 बॉन्ड में पूरी केमिकल बॉन्डिंग है। बात समझा क्या? सब अपने में बेटा, सब एक एक बल्कि टॉपिक, ठीक है, इतनी आसानी नहीं खत्म होता है। स्टार्ट करें। ये था इंट्रोडक्शन, अब करते हैं चैप्टर स्टार्ट आने के। ये तो कहानी थी, भूमिका बना रहा हो गया, नोट करने की जरूरत को नहीं है ना। स्टेट्स ऑफ मेटल बता, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहला है अपना आयनिक बॉन्ड, बहुत ध्यान समझिएगा। आप इसको 10th में भी पढ़ के आए होंगे। आयनिक बॉन्ड मेरे पास हुए हो तो पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड, या इसको बोलते हैं अपन लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सुनो, इसका डेफिनेशन क्या है, बहुत ध्यान समझना, बल्कि टॉपिक है, अभी भी चलेगा, शाम को भी चलेगा पानी, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर, ठीक है। इस पर छोटे से डेफिनेशन है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, यानी एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से दूसरे को दे देता है, फिर उस पे उसका मतलब नहीं रहता, ठीक है। यानी दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, आराम समझिए, सब समझ में आ रहा है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ही यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। कंप्लीट ट्रांसफर, इसको मैं कर देता हूं अंडरलाइन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा। सपोज करो मेरे पास एक एलिमेंट है X, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो X माइनस बनेगा, और दूसरा एलिमेंट है Y, उसने किसी एक इलेक्ट्रॉन को उसने X ने दिया, उसको इसने गेन किया, और क्या बन गया, Y माइनस। अब इस X माइनस और Y माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड।
बात समझा ना। आयनिक बॉन्ड बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई लाइन हुई नहीं होती है, तो अपने समझने के लिए लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? देखो एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी ये एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उन्हें बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करें। अब देखो यही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुम्हारे, ठीक है। यानी एक एटम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी ये एटम कैसा होगा बेटे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब यहाँ से आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की डेफिनेशन भी याद हो गई। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट व्हिच कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया क्या? इसका मतलब बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा। क्या समझे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? काम काम की बात है लिखना। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच जब बॉन्ड बनता है तो मोस्टली क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। समझ में आया क्या? एक एक पॉइंट को समझो आराम से, क्योंकि एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या करेगा? कैटायंस बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ। दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एनायंस बनाएगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। जो कैटायंस और एनायंस बने इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। बात समझाना। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज किया वो कैसा होगा बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो गेन किया वो कैसा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड। ऐसा नहीं बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव के बीच बनेगा, लास्ट में डिस्कस करूंगा जब अमोनियम सल्फेट होगा, बट मोस्टली बता रहा हूं ये, ठीक है। अगला सुनिए, एक बात बता बेटा, क्या जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, क्या वो मेटल्स कहलाते हैं? बराबर ना। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर दोज वन व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो क्या एक एलिमेंट यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्या वो मेटल की तरह बिहेव कर रहा होगा? नॉन मेटल आर दोज वन व्हिच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्या एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या एक ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा ले रहा है? जिसने दिया वो मेटल, जिसने लिया वो नॉन मेटल। इसका मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इसकी इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आई, मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? आयनिक। बात जल्दी समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नॉन मेटल के बीच में कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, नो डाउट। मेरी बात सुनिए, पीछे डिस्टर्ब। मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, बट नॉन मेटल भी आयनिक बॉन्ड बनाता है। लास्ट पढ़ाऊंगा अमोनियम सल्फेट का एक्सेप्शन, ठीक है। बट मोस्टली तुम समझ लो 90% केस में मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। याद करो, सोडियम क्या है? मेटल। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। लेफ्ट टू राइट चलने पर पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज घटता है। साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होगी, गेन करने की बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या होता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो सोडियम लेफ्ट में है, क्लोरीन राइट में है, NaCl में आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड। बात समझा क्या? तो लेफ्ट टू राइट चलने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो लेफ्ट वाले जो एलिमेंट है, जो s ब्लॉक के मेटल है, जब भी हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन फैमिली के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। इतनी बात समझ में आई क्या? अच्छा, अब ये बात सुनिए, इसे एग्जांपल में करा देता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मैं NaCl का एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेता हूं NaCl। अपने को पता है बेटा, सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका? 281। एक बार चलवाते हो फिर बंद करवाते हो जो कर रहे हैं भाई जल्दी करो यार, सर टाइम नहीं कर सकते। ये सुनना, इधर लाओ, रिमोट इधर लाओ, आराम से पास बैठा, आराम से बेटा रिमोट दो। अब चुपचाप बैठे रहो। चलो तो 8 ये हो गया बेटा। अब ध्यान समझो, हर एटम क्या चाहता है? अपने को स्टेबल करना चाहता है। इस सोडियम के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब ये चाह रहा है कि मेरे पास 8 हो जाए। इसको 8 करने के 2 तरीके,
या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और 2 8 8 हो जाए, या तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और 2 8 हो जाए। ठीक है, सही रास्ता वो होता है जो कम इलेक्ट्रॉनों की लेन देन से बात बना। ठीक है, तो यहाँ पे ये रास्ता सही है, फिजिकल बात है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन डालना कितना डिफिकल्ट है तुमको मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए भी पढ़ाया है। ठीक है, और ऐसे ही अपने पास फ्लोरीन है, इसका Z है 17, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 287। अब इसके पास बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसको भी करना है क्या? 8। इसके पास तरीके हैं दो, या तो ये बेटा 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले और 2 8 8 हो जाए, या 7 के साथ यूज करे, ठीक है, और 2 8 हो जाए। बताओ सही रास्ता कौन सा है? ऊपर वाला सही रास्ता है, नीचे वाला बराबर है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, इसका मतलब सोडियम और क्लोरीन, सोडियम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली किसको दे दिया? क्लोरीन को। सोडियम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसको दिया? क्लोरीन को। सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही -1 लेगा। बात समझा ना? तो और प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा और इसी को बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। बात समझा क्या? तो यहाँ देखिए कंप्लीट ट्रांसफर हुआ कि नहीं? 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने पूरी तरीके से किसको दे दिया? क्लोरीन। कंप्लीट ट्रांसफर से बॉन्ड है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर होगा ना बेटा तभी कंप्लीट प्लस लिखूंगा और कंप्लीट माइनस लिखूंगा। अगर केवल इलेक्ट्रॉन खिसकता तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। बात समझा क्या? यहाँ से इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से कहाँ चला गया? इसके पास पूरा 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो 1 प्लस, इसका पूरा 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 1 माइनस। समझा क्या? और इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। अगला एग्जांपल देखो। हाँ, एक चीज यही समझा देता हूँ लगे हाथ में। आयनिक बॉन्ड बनते समय जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। सिंपल सा, बहुत हाई फाई लोग पढ़ाते हैं, सिंपल सी बात होती है कि आयनिक बॉन्ड के बनते समय जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। और कोई पूछे इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। बताइए NaCl के बनते समय कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 1, इलेक्ट्रोवैलेंसी बन गई। बात समझा क्या? अगला एग्जांपल देखो बेटा, मैं आपको दिखा रहा हूं MgF2। देखो मैं एक्सट्रीम लेफ्ट ले रहा हूं मेटल और एक्सट्रीम राइट ले रहा हूं नॉन मेटल। बात समझा ना? अब मैग्नीशियम को अपने को पता है बेटा कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282 बराबर, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 27, और इधर वाले फ्लोरीन का होगा 27। दोनों फ्लोरीन के पास क्या 1-1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट के लिए? इसको 1 मिल जाए तो खुश हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। इसको 1 मिल जाए तो खुश हो जाएगा, और ये 2 लूज करके खुश होने के मूड में है, बराबर ना? 2 निकालेगा तो ये खुश हो जाएगा। बोलेगा चलो मैं 2 निकालता हूँ, Mg+2 बनाता हूँ। 2 निकालने के बाद 1 इसको देगा इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ से, और 1 इसको देगा। 2 निकाला, 1 बोला तुम ले लो फ्लोरीन, तुम ले लो, हो गया स्टेबल। अब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया आयनिक बॉन्ड। समझा क्या? क्या बन गया बेटा? आयनिक। समझ में आ रहा अच्छे से? अगर मैं यहाँ पूछूं इलेक्ट्रोवैलेंसी तो 2, तो नंबर ऑफ कितने ट्रांसफर किया मैग्नीशियम ने? कैटायन ने जितने इलेक्ट्रॉन आयन को दे दिया वही इलेक्ट्रोवैलेंसी खत्म। क्या इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई? बात बिल्कुल समझ में आ गई क्या? ठीक है, अगला देखिए। तो आपने एक बात समझा बेटा, कोई कंटिन्यू बात करते रहते आप प्लीज यार, तुम टीका को लगा तुम सही बिल्कुल नहीं। बात मत किया और तुम लोग पीछे जो है ना कंटिन्यू पक 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 होता रहता है। ठीक है, आ समझा? समझने का टॉपिक है, तुम लोग बात किए पढ़े, तुम्हारे चक्कर में मुझे बहुत जोर डालना पड़ता है। ऐसा नहीं तुम्हारे पढ़ाने के बाद तुम्हारा गेम तो हो गया, तुम चले जाओगे घर और हम यहाँ दिन भर रगड़ेंगे। अभी तो हमको तुम लोग 1.5 घंटे में छोड़ देते हो। बात समझा ना? आराम सुन लो, नहीं पढ़ना बेटा हेड डाउन कर सो जा। क्या बोल रहा हूँ? सर नीचे करो, फालतू का यहाँ आने से कोई मतलब नहीं। फीस दियो भाई, घर पे बैठे हो तब भी लफड़ा होगा, पापा मम्मी लात मार भगा देंगे। बात समझा ना? तो हेड डाउन किया करो आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मानते ही नहीं है कि सबके सब पढ़ेंगे। ठीक है, इस बात को हमने बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया था कि सबके सब पढ़ने नहीं होते। कुछ होते हैं यहाँ पे नेतागिरी करने आते हैं, हीरोपंती दिखाने आते हैं। ठीक है, तो हीरोपंती मत दिखाना। ठीक है, बात समझा ना?
नहीं बोलूंगा, जाने दो, नहीं बहुत बुरा मानता हूँ। नहीं जाने बात मत करो, तुम्हारा चक्कर में तुम मेरी एनर्जी बहुत लॉस होती है, ठीक है? आराम से सुन लो, टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए, आराम से सुनो। अभी लड़कियां बैठी नहीं बोल देता, जाने दो। चलो इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए बात। तो पीछे वाला बेंच मेरा बहुत मजा है, हाँ पूरी क्लास का माहौल एकदम बेकार कर दो, ये पूरा पीछे, ठीक है? अगली बार तुम लोग का सारा चेंज कर दूंगा जगह, सबको अलग अलग कर दूंगा सब, और साथ में सब लेट आते हैं, जितना पीछे बैठा सब बाहर बैठे थे, ठीक है? और साथ में कुछ एक जगह एक दूसरे चिपक के बैठ जाते थे, करने दो, नानी के साथ हाल होगा, नाला दोबारा से आओ या पालना। सुनो बेटा, कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड जरा समझिएगा। देखो बेटा, कंडीशन का मतलब क्या आपसे पूछेगा। आपको पता है आयनिक बॉन्ड बनते समय एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलना है, बराबर, और दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन डालना है, यही काम करना है। अब जरा आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी का नॉलेज, यहाँ पे हमने पढ़ाया था बेटा, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और एटम में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एनर्जी निकलती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो क्या बोलते हैं, दोनों पढ़ाया है ना आपको। तो आप खुद सोच के बताना कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए अपने पास एक एटम होगा जो कैटायन बनाने के मूड में है, कैटायन फॉर्मिंग एलिमेंट, एक होगा एनायन फॉर्मिंग एलिमेंट। तो जो कैटायन फॉर्मिंग एलिमेंट होगा बेटा, बताइए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए तब आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा, ये बहुत मुश्किल लग रही है मुझे निकालने में, तब आयनिक बॉन्ड जल्दी आसानी से निकल जाए। आसानी से निकलने के लिए क्या साइज बड़ा चाहिए और आंसर एनर्जी कम चाहिए, खत्म हो गया कंडीशन। जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस उतना दूर होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, और थोड़ी सी एनर्जी देने में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और जल्दी से कैटायन बन जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो निकला है इसी करीब को तुरंत मिल जाएगा। बात समझा क्या? इसका मतलब क्या होगा बेटा, तो कैटायन फॉर्मिंग एलिमेंट होंगे, कैटायन फॉर्मिंग एलिमेंट यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और दूसरा एनायन फॉर्मिंग, एनायन फॉर्मिंग कैटायन फॉर्मिंग एलिमेंट का साइज लार्ज होना चाहिए ना बेटा, और आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। और देखो ये तो अगर देखो तो अगर ये फैक्टर समझ में आ गया तो अपने आप समझ आ रहा होगा, क्योंकि साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है? तो साइज लार्ज एनर्जी लो, और यहाँ पे साइज स्मॉल होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए बेटा, ज्यादा, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए। जब भी एटम में इलेक्ट्रॉन याद तो हम ऐड करते थे, एटम खुद से हमारे एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है? तो जो एटम जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है इसका वो उतना ज्यादा खुश हो रहा है इलेक्ट्रॉन आने से, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा नेगेटिव दिखेगी समझ जाना वो इलेक्ट्रॉन के लिए उतना ज्यादा भूखा था, उसको उतनी ज्यादा खुशी मिली। और अगर कोई कहीं तुमको इलेक्ट्रॉन डालते समय एनर्जी देना पड़ रहा है, इसका मतलब वो नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन डालो, मतलब समझना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव भी आएगी नेगेटिव, नेगेटिव आने का मतलब एटम को इलेक्ट्रॉन लेना पसंद, और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आ रही है, जैसे इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईली पॉजिटिव आती है, तो उसका मतलब उसको तुम दे रहे हो तो जुड़ नहीं रहा है, जबरदस्ती एनर्जी दे के जोड़ रहे हो। बात समझा क्या? ध्यान रखिएगा, कैटायन फॉर्मिंग एलिमेंट का क्या होगा बेटा, लार्ज साइज, और आंसर एनर्जी क्या होगी, लो, और एनायन फॉर्मिंग एलिमेंट स्मॉल साइज और अच्छा। एक बात बताओ आगे, यानी बेस्ट आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? बेस्ट आयनिक बॉन्ड बनेगा फर्स्ट ए और हैलोजन के बीच में। अगर बोलूं बेस्ट आयनिक बॉन्ड कहां बनेगा, किनके बीच बनेगा? तो सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एस ब्लॉक, और सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हैलोजन। तो एस ब्लॉक और हैलोजन के बीच बनने वाला बॉन्ड हमेशा आयनिक, समझिएगा, यानी फर्स्ट ए एल्कली मेटल और सेवेंथ ए हैलोजन, इनके बीच बनने वाला बॉन्ड मोस्टली क्या होगा, आयनिक होगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेकंड ए और सेवेंथ ए और सेकंड ए और सिक्स्थ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह, ये सब भी क्या बनाएंगे,
सिंपल सा लॉजिक ये सुन लो बेटा, कंफ्यूजन मत पालना। एस ब्लॉक का हैलोजन फैमिली के साथ या ऑक्सीजन फैमिली के साथ जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक नेचर का होता है। ध्यान रखना बेटा, कोई भी दुनिया का बॉन्ड प्योर बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आयनिक बॉन्ड, इसका मतलब उस बॉन्ड में मोर देन 50% आयनिक कैरेक्टर होगा, बट कुछ ना कुछ कोवैलेंट होता है। बात समझना, कोई भी दुनिया का बॉन्ड 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। नो बॉन्ड इज प्योर बॉन्ड। एवरी आयनिक बॉन्ड कंटेन सम कोवैलेंट कैरेक्टर, एवरी कोवैलेंट बॉन्ड कंटेन सम आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। अगर तुम बोल रहे हो NaCl आयनिक बॉन्ड है, इसका तुम इतना बताने का प्रयास कर रहे हो NaCl के अंदर मोर देन 50% आयनिक नेचर है, बट कुछ ना कुछ कोवैलेंट है, ठीक है। मैं शाम के लेक्चर में जब फजान रूल पढ़ाऊंगा तो ये बात बताऊंगा फजान ने कैसे बताया कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे आता है। बात समझा ना, ठीक है। तो बेस्ट आयनिक बॉन्ड यहाँ बन गया। अच्छा, एक कंडीशन और है बेटा आयनिक बॉन्ड के लिए। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है। अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा तो क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड। यानी डेल्टा En, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस क्या होगा? ग्रेटर देन 1.7, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा दो एटम के बीच। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 1.7 है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और एग्जैक्टली 1.7 है तो कोऑर्डिनेट बनेगा। बात समझा क्या? इस एग्जांपल देखो, तुमने बोला NaCl आयनिक। अगर अब जरा मेरा याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला लेक्चर, मैंने पॉलिंग स्केल पे कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई थी, जहां पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 3, इसकी क्या थी आपकी 3, और जो मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से कम होती है, 1 या 1 से कम होती है। तो मैं 1 मान लूं मेटल का, 1 और 3 में डिफरेंस कितना है? 2। क्या 2 1.7 से ज्यादा है क्या? बराबर ना। 2 जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है 1.7 ज्यादा है ना, इसका वाला बॉन्ड क्या हो गया? आयनिक। समझो ना, अगर दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है तो बॉन्ड क्या होता है? आयनिक होता है। तो क्या होता है? आयनिक होता है। अब तो जो MgF2 था, क्लोरीन याद करो 3.5 पॉलिंग स्केल पे, और ये मेटल इसको 1 मान लो, और ये 1 से कम होता है, जरा डिफरेंस बताओ। 2.5 क्या ग्रेटर देन 1.7 है, इसलिए MgF2 आयनिक। बात समझ आ रहा है क्या? तो अगर दो एलिमेंट के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है तो वो क्या होता है? बॉन्ड आयनिक। 1.7 से कम होगा तो कोवैलेंट। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, कंडीशन समझ में आया बेटा? कंडीशन मेरी बात फिर सुनो, आराम से। कैटायन फॉर्मिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? लार्ज साइज और लो आयोनाइजेशन एनर्जी। एनायन वाले क्या चाहिए? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और एक कंडीशन और है जो नया टॉपिक बनाने चल रहा हूं कि हाई लैटिस एनर्जी। आयनिक बॉन्ड बनते समय हाई लैटिस एनर्जी, अभी आपने नया टर्म आ गया, ये लैटिस एनर्जी क्या है? ठीक है, अभी आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लैटिस एनर्जी। देखो एक बात बता दे, एकदम सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। क्या जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है? तो आयनिक बॉन्ड बनते समय कुछ एनर्जी रिलीज होती होगी, उसी को बोलते हैं लैटिस। खत्म, बात समझा? हाँ भाई, जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी ना, तो आयनिक बॉन्ड के बनते समय जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अब प्यार से डिफाइन कर देता हूं, ठीक है? जरा समझिएगा लैटिस एनर्जी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लैटिस एनर्जी आराम समझ बेटा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लैटिस एनर्जी मैं दो तरह से डिफाइन करूंगा इसको, आराम समझिएगा। एक मोल गैस, एक मोल आयनिक सॉलिड को, अच्छा बेटा जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या हुआ सर? नहीं मैं नहीं बोला, अगर नहीं पढ़ना सो जाओ, इसीलिए सो रहा हूं। चलो ध्यान दो इधर, ध्यान दो बेटा। लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस का मतलब होता है आयनिक सॉलिड। फिर बहुत ध्यान समझना बेटा, Na+ और Cl- के बीच में कौन सा अट्रैक्शन चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक ना, आयनिक बॉन्ड। तो बहुत खतरनाक अट्रैक्शन होगा, तो Na+ Cl- बहुत क्लोज होंगे, इसका मतलब सॉलिड होंगे। इसीलिए कहा जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। तो एक मोल आयनिक सॉलिड को, ठीक है, कितनी एनर्जी दोगे कि वो अपने गैसियस कैटायन और एनायन में अलग हो जाए, उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड, 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड सेपरेट देम इनटू गैसियस एटम इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। परेशान
NaCl था बेटा, NaCl अपना क्या है, आयनिक सॉलिड है। अब इसको मैं कितनी एनर्जी यहाँ पे दे दूं, कितनी एनर्जी इस बॉन्ड को मैं दे दूं कि ये बॉन्ड टूट जाए और ये फिर से Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस में अलग हो। दिस इज कॉल्ड लैटिस। क्या देखो, इधर तुम एनर्जी दे रहे हो, तो जब ये जुड़ेंगे तो इतनी ही एनर्जी निकलेगी, उसको लैटिस एनर्जी बोलेंगे। आप तो वही हो गई बात, समझा क्या? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole ionic bond, 1 mole ionic bond and separate them into constituent gaseous atom। देखो गैसियस एटम का मतलब बिल्कुल मत समझना ये गैस था, पहले दिमाग से कंफ्यूजन हटाओ, ठीक है? तुम समझते हो सारा ये गैस में, गैस में, गैस का मतलब इतना है कि इतना दूर दूर कर दो कि वो मिल ना पाए। बात समझा क्या? गैसियस एटम मतलब कत्ता ही नहीं होता कि गैस में, इनको क्या बोला ना कि सेपरेट देम इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम। गैसियस एटम मतलब अगर एक Cl वहां है दूसरा Na वहां है, दोनों में अट्रैक्शन नहीं चल रहा है तो गैस है इसका मतलब, ठीक है? लेकिन सच्चाई में गैस होता नहीं है, बस दूर दूर है ये सब, इतना दूर कर दो कि मिल ना पाए, ठीक है? तो क्या हो गया लैटिस एनर्जी? अमाउंट ऑफ, मैं दो तरह से लिखता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole ionic bond, 1 mole ionic bond and separate them into constituent gaseous atom, gaseous atom। तो बिल्कुल बेसिक का समझो बेटा, लैटिस एनर्जी क्या है? मतलब लैटिस का मतलब आयनिक सॉलिड, 1 मोल आयनिक सॉलिड को कितनी एनर्जी दे दूं कि वो फिर से अपने कैटायन जिससे मिलके बना था, सिंपल सा लॉजिक, Na प्लस और Cl माइनस से मिलके बना था NaCl सॉलिड, कितनी एनर्जी दे दूं कि जिससे मिलके बना था सिंपल खत्म। इसे क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट या टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड सेपरेट देम इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम। यहां रिक्वायर्ड लिख रहा हूं। अब जरा देने में बात करता हूं, ये जब मिलेंगे उल्टा समझो, जब Na प्लस और Cl माइनस जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? 1 मोल आयनिक सॉलिड। यानी 1 मोल आयनिक सॉलिड के बनते समय जो एनर्जी रिलीज होती है इसे लैटिस एनर्जी। यार भाई इधर जोड़ोगे तो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनना एक्सोथर्मिक, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको लैटिस, और अगर इसको बनने के बाद तोड़ना है तो जितनी रिलीज होगी कम से कम उतना देना पड़ेगा ना, तभी तो टूटेगा। समझा क्या? यानी अगर बनते समय 100 किलो जूल निकली है, Na प्लस Cl माइनस जब कंबाइन किया NaCl बना, मान लो 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, तो ये क्या हो गया आपका 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। इसका मतलब अगर मुझे इसको फिर से तोड़ के इसमें अलग करना है तो मिनिमम 100 तो चाहिए, उससे ज्यादा तुम्हारे पास है तो बेलन दो, लेकिन 100 से कम है तो नहीं टूटेगा। समझ में आ रहा है क्या कि लैटिस एनर्जी का मतलब चाहे आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी या आयनिक बॉन्ड के बनते समय जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। समझ में आया अच्छे से क्या? ठीक है, 1 मोल आयनिक सॉलिड बनते समय या 1 मोल आयनिक सॉलिड को जब हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कैटायंस और एनायंस से बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। या 1 मोल आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको जितनी एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। बात समझना भाई? तोड़ोगे, तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है, और बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक, बॉन्ड को तोड़ना एंडोथर्मिक। यहाँ बना रहे हो जो एनर्जी निकली वो लैटिस एनर्जी, यहाँ तोड़ रहे हो जो दिया वो भी लैटिस एनर्जी। बात समझा क्या? उसको क्या बोलते हैं बेटा? लैटिस एनर्जी। अब बात आती है भाई लैटिस एनर्जी को कंपेयर कैसे करें, ठीक है? बहुत ध्यान समझना। अब आपको क्या करेगा बेटा? टॉप टू बॉटम के दे देगा क्या? कंपाउंड्स, फ्लोराइड्स दे देगा, सल्फेट्स दे देगा, और बोलेगा इनकी लैटिस एनर्जी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, इनकी लैटिस एनर्जी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। तो बहुत ध्यान समझना, लैटिस एनर्जी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन R। यानी अगर चार्ज ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, अगर किसी कैटायन या एनायन पे चार्ज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। दिमाग लगा बेटा, यहाँ +1 था -1 था, अगर यहीं पे मैं +2 -2 करूं तो क्या और अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा? क्या और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो और एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ +3 -3 करूं तो और अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी देना पड़ेगा। बात समझा क्या बेटा? चार्ज को समझो, Na प्लस 1 + 1 माइनस, तो ये क्या हो गया आपका
यहाँ पे लैटिस एनर्जी होगा। अब मैं बोलूं मेरे पास Mg+2 है और 2Cl माइनस है, क्या चार्ज बढ़ गया क्या आयंस के बीच में? तो अट्रैक्शन भी तो बढ़ गया। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ना। यानी MgCl2 की लैटिस एनर्जी NaCl से ज्यादा होगी। यानी MgCl2 स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड देन NaCl। बात समझ में आ रहा है क्या? ऊपर से नहीं जा रहा है? ठीक है, तो लैटिस एनर्जी Q1 Q2 अपॉन R। अब ये देखो, मान लो मेरे पास एक कैटायन ये है, कैटायन नंबर 1, इस पे चार्ज है Q1, और ये मान लो एक एनायन है, ठीक है, इस पे चार्ज है, बॉन्ड बना देता हूं, ये एनायन है मान लो, ठीक है, इस पे चार्ज है Q2। R क्या होता है? इस ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये R कहलाती है। ये डिस्टेंस इनकी क्या कहलाती है? R। अगर दिमाग लगाओ, अगर मैं R को कम करता जाऊं तो क्या हो जाएगा बेटा? इनमें आपका रिपल्शन डोमिनेट हो जाएगा ना, तो फिर से क्या होगा? बॉन्ड दूर चले जाएंगे, तोड़ना आसान हो जाएगा। तो R ज्यादा तो लैटिस एनर्जी कम, R कम तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। अभी बताता हूँ, इसको सिर्फ बता दिया। अब मैं अपनी एक को जबरदस्त ट्रिक बताता हूँ, लैटिस एनर्जी को कंपेयर करें, कभी गलत नहीं। ठीक है, लैटिस एनर्जी को कंपेयर करने का क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा, पर जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ठीक है, कि हाउ टू कंपेयर लैटिस एनर्जी। पहले बताओ, लैटिस एनर्जी में किसी को डाउट नहीं है? क्या होती है बेटा? एक मोल आयनिक बॉन्ड को तोड़ के उसको फिर से कैटायन एनायन में सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको लैटिस एनर्जी। या फिर जब एक मोल आयनिक सॉलिड बनता है अपने कैटायन और एनायन से, तो जो एनर्जी रिलीज होती है लैटिस, दोनों भी लिखोगे दोनों से, क्योंकि जितनी बनते समय आयनिक बॉन्ड के बनते समय जितनी एनर्जी रिलीज होगी, तोड़ते समय कम से कम उतना तो देना पड़ेगा। बात समझा क्या? अब आइए, हाउ टू कंपेयर लैटिस एनर्जी। मान लो आपसे क्वेश्चन दिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन, LiF लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड। ठीक है, एक ये क्वेश्चन दिया। दूसरा दिया आपका बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और स्ट्रॉन्सियम सल्फेट, ये दिया। देखो, या तो तुमको पहली बार तो टॉप टू बॉटम देगा, टॉप टू बॉटम के आपके सल्फेट दें, क्लोराइड दें, फ्लोराइड और कंपेयर कराएंगे, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताओ। तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो चार्ज देखना। अगर चार्ज बदल रहा है तो चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। बट बहुत ध्यान से देखो, Li पे कितना चार्ज? +1, क्लोरीन पे -1, +1, -1, +1, -1। क्या तुम चार्ज से आंसर दे पाओगे क्या? नहीं, चार्ज तो साइज से आंसर देना होगा। तो अब देखो, मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ये ट्रिक तुमको लैटिस एनर्जी में ही काम देगा, और शाम का लेक्चर होगा सॉल्युबिलिटी पे, हाइड्रेशन पे, तो वहां पे भी काम देगा। बहुत जबरदस्त ट्रिक है, देखो आराम समझो। अपने को पता है यार, कैटायन के साइज में कभी नहीं फंसोगे, क्योंकि तुमको बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन देते हैं। टॉप टू बॉटम, टॉप टू चलने में कैटायन का साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट चलने में कैटायन का साइज घटता है। लेकिन जब भी लेफ्ट टू राइट के कैटायंस दिए जाएंगे ना, तो वहां पे चार्ज डोमिनेट करेगा, जैसे Na+, Mg+2, Al+3। तो गलती से साइज मत देखना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में साइज में उतना फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट टू राइट दिया गया तो चार्ज ही डोमिनेट करने वाला है। तो अगर समझो, जब तक पहले देखना चार्ज, अगर चार्ज बदल रहा है ना तो साइज सोचना भी मत। जैसे बोला NaCl, MgCl2, AlCl3, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, Na पे +1, Mg पे +2, Al पे +3। तो चार्ज बदलेगा तो लैटिस एनर्जी बदलेगी, इसका चार्ज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। AlCl3 लैटिस एनर्जी ज्यादा, भले ही AlCl3 का साइज क्या है, छोटा है, और NaCl का साइज बड़ा। समझा? उससे मतलब नहीं है। लेकिन तुमसे क्या पूछेगा? एक्सट्रीम कंडीशन, टॉप टू बॉटम वाले पूछेंगे, और लेफ्ट टू राइट वाले बता देंगे। तो ये बताओ, कैटायन के साइज में आई होप किसी को दिक्कत नहीं। टॉप टू बॉटम में कैटायन रहेगा। अगर आपसे पूछूं, आप बोलो सर लिथियम सबसे छोटा है, सीजियम सबसे बड़ा कैटायन है, बेरिलियम सबसे छोटा है, स्ट्रॉन्सियम सबसे बड़ा कैटायन है, टॉप चलने पर साइज बढ़ता है। एनायंस को मैं आपको लिखा देता हूं, बहुत ध्यान समझना है पॉइंट को। यहाँ पे ऊपर का बिठा दूं, क्या लैटिस एनर्जी। ये ट्रिक दिमाग में रख लोगे ना, कोई लैटिस का क्वेश्चन, थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। सुनो, मैं इधर लिखता हूं बेटा स्मॉल एनायन, और इधर लिखता हूं लार्ज एनायन, लार्ज एनायन। देखो, स्मॉल एनायन वो है जिनको बोलने में ही कम समय लगे और लिखने में भी कम समय लगे, जैसे H-, ठीक है, OH-, ठीक है, आपका F-, Cl-, ठीक है, ये सब क्या है बेटा? आपके स्मॉल एनायन है। लार्ज में जिनको बोलने में भी समय लगे, लिखने में भी समय लगे, फॉस्फेट आयन, कम से कम ट्राई करता हूं, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, परक्लोरेट आयन, नाइट्रेट आयन, ठीक है, जितने भी आप जानते हो बड़े बड़े, ClO3- आयन, नाइट्रेट आयन, परक्लोरेट, सल्फेट, ये सब। और हाँ, क्लोरीन, क्लोरीन स्मॉल में आते हैं,
लार्ज में आते हैं ब्रोमाइड और आयोडाइड, बहुत ध्यान से समझना, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है, ये लार्ज में आते हैं। अब मेरी बात सुनो, एक रूल है केमिस्ट्री का, स्मॉल कैटायन स्टेबलाइजेस स्मॉल एनायन, लार्ज कैटायन स्टेबलाइजेस लार्ज एनायन, ठीक है, स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन को स्टेबलाइज कर देता है, लार्ज कैटायन लार्ज एनायन को स्टेबलाइज कर देता है। अब मैं दिमाग लगाऊंगा, देखो कैटायन को क्या, देखो अपने कैटायन का साइज देख रहे हो, जो छोटा होगा, जो छोटा कैटायन होगा या छोटा एनायन, छोटे को हम गरीब बोलेंगे, जो बड़ा होगा साइज में उसको अमीर बोलेंगे, बहुत ध्यान से समझना, छोटे को क्या बोलेंगे, गरीब, छोटा कैटायन छोटा एनायन गरीब, बड़ा कैटायन बड़ा एनायन अमीर। हम एक्सट्रीम कंडीशन देख ले बस, इसके तो समझ लेंगे ना। एक बात बताओ, लिथियम और सीजियम में सबसे छोटा कैटायन लिथियम है, तो लिथियम कैसा हुआ, गरीब, छोटे को गरीब, और सीजियम कैसा हुआ, अमीर, साइज बड़ा है ना तो कैसा हुआ, अमीर। अच्छा फ्लोरीन कैसा है, छोटा है तो गरीब, और ध्यान सुनिए क्या होगा, गरीब, और फ्लोरीन कैसा है, गरीब, छोटा है। एक बात बताओ, गरीब गरीब में दूरियां कम हो और गरीब अमीर में दूरियां ज्यादा होती है, गरीब अमीर कहाँ पसंद करते हैं, बात समझा ना, गरीब गरीब में मोहब्बत ज्यादा रहती है, समझा ना, और गरीब और अमीर जो होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, गरीब अमीर का कोई रिलेशन है क्या, अगर ये दूर दूर होंगे तो इनको तोड़ना मेरे लिए आसान होगा ना, और इनको तोड़ना, इनके प्यार मोहब्बत को तोड़ना मुश्किल, तो लैटिस एनर्जी इनकी ज्यादा, बस फटाफट, समझा क्या, ठीक है। अब यहाँ आओ, बेरियम सल्फेट, बेरिलियम +2, स्ट्रोंशियम भी +2, ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, स्ट्रोंशियम यहाँ आएगा फिर बेरियम आएगा। तो एक बात बता बेटा कि कैटायन, अच्छा क्या साइज चार्ज बदल रहा है क्या, अरे कैटायन +2 +2 +2 +2, पहले चार्ज देख लो, क्योंकि अगर चार्ज बदल गया ना तो गरीब अमीर भी बेकार है, ठीक है, चार्ज नहीं बदल रहा, टॉप टू बॉटम के एलिमेंट दिए हैं। बेरिलियम सबसे छोटा कैटायन यानी गरीब, ठीक है, और बेरियम बेटा क्या, बड़ा कैटायन यानी अमीर। सल्फेट लार्ज कैटायन यानी ये भी है अमीर, और सल्फेट ये भी है अमीर। अब अमीर अमीर में बड़ा प्यार होगा और गरीब अमीर में कहाँ प्यार होगा, ठीक है, तो इनमें अगर प्यार ज्यादा होगा तो इनको तोड़ना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा, इनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ये हो गया लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, समझा क्या, इस तरह से बात करेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए आपसे ये समझ में आ गया ना, इसी से खेलना, सारे क्वेश्चन बता सेकंड में निकलेंगे तुमसे, ठीक है। अगला देखो NaCl, इसको नोट करना होगा आपको, MgCl2 और AlCl3। अब देखो क्या लेफ्ट टू राइट क्या है, क्या +1 +2 +3, अब चार्ज बदल गया ना, नो डाउट लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होता है, कम होता है, लेकिन अब मत देखो, अगर चार्ज बदल रहा है तो चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, चार्ज इज डोमिनेट ओवर साइज, यहाँ चार्ज बदल गया, जहां चार्ज ज्यादा होगा या तो लैटिस एनर्जी और Q1 Q2, चार्ज ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, अनएक्सेसिबली ये हो गया लैटिस एनर्जी, इसको नोट समझ में आया क्या कंपैरिजन लैटिस एनर्जी का, इसको लिख लेना, क्योंकि शाम को जब सॉल्युबिलिटी कंपेयर कराऊंगा ना तो फिर ये गरीब अमीर का चक्कर चलेगा आप, हाँ समझा क्या, किसी को डाउट तो नहीं है, जो गरीब गरीब है वो बड़े पास रहेंगे ना बेटा, पास रहेंगे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा उनसे, गरीब अमीर की दूरियां ज्यादा होंगी, दूरियां ज्यादा होंगी तो आसानी से टूट जाएंगे, ठीक है, जो आसानी से टूट जा रहे हैं उनकी लैटिस एनर्जी कम है, समझ में आया। अच्छा आप लोग लिखते रहो, और एक बेटा अनाउंसमेंट है उसको सुन रहा, फर्स्ट वाला फॉस्फेट है ना बेटा, अभी आपको एक अनाउंसमेंट है, आप लिखते रहिए, अनाउंसमेंट सुनते रहिए, दिमाग लगा के। अपना फ्यूजन साइंस क्लास इस साल से स्कूल सेक्शन में स्टार्ट कर, पता है क्या, तुम्हारे जो चिन्ना उन्ना लोग हैं, ठीक है, आप उनको यहाँ भेजिए, क्योंकि जो प्रोफेसर यहाँ साइंस में पढ़ा रहे हैं वही स्कूल सेक्शन में पढ़ाने वाले, हम लोग भी बढ़ रहे हैं कहाँ पे, स्कूल सेक्शन में, हम ही लोग केमिस्ट्री फिजिक्स जो है सब यही के टीचर वहां भी पढ़ाएंगे स्कूल सेक्शन में, आप समझा क्या, समझ में आया बेटा। तो अपना का ये काम नहीं है ना कि कोई नॉर्मल टीचर रख लो कम पैसे पढ़वा दो, नहीं है, अपने को बेस्ट से डिलीवर करना है स्कूल सेक्शन में, क्योंकि वही बच्चे हमारे पास कहाँ आएंगे, कॉलेज सेक्शन में,
स्कूल में ही वो वीक रहते तो कॉलेज में हमको बहुत घुसना पड़ता। ठीक है, हम स्कूल उनको इतना मजबूत करके देंगे कि हमारे पास 11th में आओगे हमको टेंशन नहीं, भाई मैं पढ़ाया हूँ। इस बात का ध्यान रखिए, आपके जो छोटे भाई बहन हो आप उनको भेज सकते हैं स्कूल सेक्शन के लिए, आप उनको रिकमेंड करिए, आपको मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट समझा ना बेटा अच्छे से। ये चीज लिख लेना, बहुत काम आएगा। अभी शाम को देखना सॉल्युबिलिटी पढ़ाऊंगा ना, इतना जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ से होंगे ना, सॉल्युबिलिटी का फटाक से कंपेयर कर दोगे, कौन पानी में ज्यादा घुलेगा कौन कम घुलेगा, इसी करीब और अमीर। लिख लो, बाकी कहीं नहीं मिलेगा, खोजते रह जाओगे। लैटिस एनर्जी का मतलब आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी, ऐसा समझो, आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी। तो छोटे छोटे कैटायन गरीब गरीब हैं, बहुत प्यार है, उनको तोड़ नहीं पाओगे। गरीब अमीर में प्यार कम है, आसानी से टूट जाएंगे, इसलिए उनकी लैटिस एनर्जी कम, इनकी ज्यादा। हो गया डन? बाहर आ बेटा, कोई डाउट है बाहर, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। बेटा 2-2 3 किलो निकलवा एक साथ, बल्क में मत जाओ।